चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन फॉर टर्म वन। तो टर्म वन जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई 2021 का, उसमें जो भी सबसे पहले आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन से एमसीक्यू, उसका जो सिलेबस है उसको हम आपको बता देते हैं। आप सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लें ताकि आप जब प्रिपरेशन करें तो केवल उतना ही प्रिपरेशन करें जितना आपको टर्म वन में आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये लेक्चर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ इस तरह से लेंगे कि टर्म वन के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है ना, दो सेट्स का, जैसे ए क्रॉस बी, दो ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। फिर हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट। अगर आपको दो फाइनाइट सेट, एक ए सेट दिया हो और एक बी सेट दिया हो, मान लो ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हो और बी सेट के अंदर 1 4 5 6 एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कैसे लिखे जाएंगे, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ऑफ रियल विथ इट सेल्फ, है ना, रियल विथ इट सेल्फ। जैसे कि एक आप जानते होंगे कि एक सेट आर दे दिया जाए और आर का आर के साथ ही रिलेशन लिया जाए। जैसे आपको बताया जाता है ना कि ए सेट के अंदर 1 है 2 है 3 है, और एक्चुअली अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो रिलेशन एंड फंक्शन तो ये बातें आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बारी बारी से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए टू ए ही रिलेशन हमारा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। अगला पॉइंट है तुम्हारा रिलेशन का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। प्रिंसिपल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए रिलेशन का, जैसे एरो डायग्राम जो होता है, हम सारा चीज़ आपको बोर्ड पे दिखाएंगे भी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे कि कैसे रिलेशन को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आपको डोमेन पढ़ना है, कोडोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, ठीक है। रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हम लोग को स्टडी करना है। इतना ही रिलेशन में हमें पढ़ना है क्लास 11th के टर्म 1 सिलेबस में, ठीक है। फिर आ जाते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि फंक्शन का डेफिनेशन हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, जैसे कि हम लोग रिलेशन का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन समझे, उसी तरह से फंक्शन का हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे, क्योंकि रिलेशन में और फंक्शन में डिफरेंस होता है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर आपका फंक्शन का कोडोमेन किसे कहते हैं, फंक्शन का डोमेन किसे कहते हैं, फंक्शन का रेंज किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे। फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शंस, यानी कि आपको कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, उसके डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, उस पर बात होगी। फिर फंक्शंस में आपको कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन रेंज की बात होगी, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रेंज की बात होगी, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका ग्राफ। इतना ही रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई। अब हम लोग बारी बारी से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा था ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग, हाँ, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है आपको ये समझना है कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरह से होता है, ए कॉमा बी, जिसमें ए जो होता है फर्स्ट एलिमेंट माना जाता है और बी जो है वो सेकेंड एलिमेंट माना जाता है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से बराबर तभी कहा जाएगा यदि उसका पहला एलिमेंट पहला से बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरा से बराबर हो। जैसे यहाँ पे अगर y लिखे हो तो b बराबर y होना चाहिए। ये इसलिए भी क्योंकि आप अगर कोऑर्डिनेट में भी देखो कि 2,3 अगर हम बोल दें कि आप रिप्रेजेंट करिए, तो 2,3 क्या होगा, 1 2 यहाँ पे और 1 2 3 यहाँ पे आप रहोगे 2,3 के लिए। तो जरा सोचो कि 2,3 कोई लिख दिया और कोई दूसरा कुछ लिख दिया, तो वो तो ऑर्डर पेयर दूसरे जगह चला जाएगा ना। जैसे कि हम 4,5 बोल दें, तो क्या ये 4,5 ऑर्डर्ड पेयर और ये 2,3 ऑर्डर्ड पेयर सेम है? क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो अलग जगह पे है और इसका लोकेशन अलग जगह पर है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर को सेम तभी बोल सकते हैं यदि उनका फर्स्ट एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट से बराबर होना चाहिए। क्या ये ऑर्डर पेयर समझ में आया? Yes, sir. अब ऑर्डर्ड पेयर समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या समझेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है पहले इसको समझें। जैसे मान लो तुम्हें एक ए सेट दिया गया है जिसके अंदर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमको क्वेश्चन बन जाए उतना ही थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, बस। तो मान लो सेट ए के अंदर मान लो 1 2 3 एलिमेंट है और एक सेट बी के अंदर मान लो
6 7, बस ये 2 एलिमेंट है। हम बोलेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग A क्रॉस B से डिनोट करते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम B क्रॉस A से भी डिनोट करते हैं। जब A क्रॉस B होगा तो बातें कुछ और होगी और जब B क्रॉस A होगा तो बातें कुछ और होगी। क्या बातें होगी इसी को समझना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस करना जो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे पहली बात, A क्रॉस B में क्या होगा कि A क्रॉस B भी एक सेट होगा। A क्रॉस B भी क्या होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर के एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। किस में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, चौथा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर, यही ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। मतलब इसका पहला एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर में तो पहला एंट्री दूसरा एंट्री होता है, तो पहला एंट्री सेट ए से लेना होगा और दूसरा एंट्री सेट बी से लेना होगा, ठीक है। यानी कि आप 1 का 6 से मिलान कर सकते हो, 1,6 कर दिए, 1 का 7 के साथ जुड़ाव कर सकते हो। हमेशा ये ध्यान रखोगे कि पहला ऑर्डर का जो पहला सेट है, पहला एंट्री है वो सेट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए, एवरी एंड ईच ऑर्डर्ड पेयर में। यही होता है ए क्रॉस बी निकालने का तरीका। तो 1 को फिक्स कर दो, 1 6 एक साथ लिख दिए। फिर अब 1 से आगे नहीं लिख सकते हो क्योंकि बी में है नहीं। 2 से 2 6 और 2 7 लिख सकते हो, तो ये 2 6 हो गया, 2 7 हो गया। फिर 2 से अब आगे नहीं लिख सकते हो, 3 से लिख दो, तो 3 6 3 7, 3 6 और 3 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? ये कंप्लीट हो गया ए क्रॉस बी। अगर हम तुमसे पूछे कि बी क्रॉस ए क्या होगा तो तुम बोलना कि बी क्रॉस ए भी क्या होगा, एक सेट होगा। और इस सेट में क्या होगा, बी क्रॉस ए वाले सेट में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट ए से आएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो पहला एलिमेंट अगर बी से आएगा यानी कि 6 पहले होगा और 1 बाद में होगा, फिर अगला 6 और 2 होगा ना, फिर 6 3 होगा। अब 6 से और पॉसिबल नहीं है, अब 7 से पॉसिबल है क्योंकि पहला एलिमेंट हम 7 भी रख सकते हैं क्योंकि बी में ही है मौजूद 7। यानी कि ये क्या हो जाएगा 7,1 7,2 और 7,3, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। तो अब जरा बताओ कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है कि अलग है, डिफरेंट माना जाएगा कि सेम माना जाएगा? दो सेट को सेम तभी मान सकते हैं यदि इसका एवरी एंड ईच एलिमेंट दूसरे सेट के एवरी एंड ईच एलिमेंट से मैच करे। कोई भी एलिमेंट इसका मैच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि 1 6 लोगे तो यहाँ पे 6 1 नजर आएगा, 1 6 कभी नजर नहीं आ सकता है। और अभी अभी हम बताए हैं कि 2 ऑर्डर पेयर तभी सेम माना जाता है यदि पहला एंट्री पहला से सेम हो, दूसरा एंट्री दूसरा से सेम हो। तो क्या ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर होगा? तो याद रखना कि इन जनरल हम लोग ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये मत समझना कि ए का गुना बी में हो रहा है, बी का गुना ए में हो रहा है तो 4 गुना 2 करे तो भी 8, 2 गुना 4 करे तो भी 8। यहाँ वाला ये रूल थोड़ी लग रहा है, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है जो सेट्स का हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हुई। ऑर्डर्ड पेयर समझ लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिए। ये सेम कब हो सकता है? अगर हम बोले कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को सेम होना है तो कब हो सकता है? यदि तुम ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी ले लो, बी क्रॉस बी ले लो, चाहे ए क्रॉस ए ले लो, माने पहला सेट भी ए से ही लेना है और दूसरा सेट भी ए से ही लेना है। जैसे इसमें ए था बी था तो पहला एंट्री ए से लिए थे, दूसरा एंट्री बी से लिए थे। लेकिन अगर कोई बी क्रॉस बी लिख दिया तो बी क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि पहला एंट्री भी आपको किससे लेना है? सेट ए से ही। ऑर्डर पे करना सेट होता है तो बी के अंदर अगर 6 7 है तो हम बोले बी क्रॉस बी क्या होगा, तो एक होगा 6 6, फिर होगा 6 7 होगा ना, फिर 7 6 और 7 7, यही ना होगा? आप कहोगे सर ये कैसे हो गया? भैया तुम बी को 2 बार लिख दो ना। बी को कै बार लिख दो? 2 बार लिख दो। कैसे 2 बार लिख दो? अरे भाई आप ए क्रॉस बी करने के लिए ए सेट से पहला लेते थे, बी सेट से दूसरा लेते थे, तब बी पहला भी बी ही है और दूसरा भी बी ही है। तो 6 का 6 से जुड़ा होगा, 6 का 7 से भी जुड़ा होगा, 7 का 6 से जुड़ा होगा, 7 का 7 से भी जुड़ा होगा। तो जब ए और बी दोनों सेम हो जाता है यानी कि खुद सेट का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है तभी बी क्रॉस बी सेम हो जाता है। और वो इसलिए भी सेम होता है कि आप बी क्रॉस बी करो, ई वाला चाहिए ई वाला, बात तो एक ही है, अलग तो है नहीं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हुई। अब नेक्स्ट जो है हम लोग, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में होता है कि अगर ए सेट दे दिया गया और बी सेट दे दिया गया
तो ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं गिन के बताओ तो। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए सेट में एलिमेंट देगा, बी सेट में एलिमेंट देगा, कहेगा ए क्रॉस बी में एलिमेंट बताओ। तो उसके लिए तुम निकालने मत चले जाना, क्योंकि हो सकता है कि ए सेट के अंदर कह दे 50 गो एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 100 गो एलिमेंट है, तो लिखते बैठोगे तो पगला जाओगे, क्योंकि एक का 100 बनेगा। अगर ए सेट के अंदर 50 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर 100 एलिमेंट है, तो इसका एक एलिमेंट का 100 से जुड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर दूसरा एलिमेंट का भी इधर के 100 एलिमेंट से जुड़ा होगा, तीसरा एलिमेंट को भी इसका 100 से जुड़ा होगा, तो लिखने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। तो उसके लिए फार्मूला याद कर लो कि ए सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट था, बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट था, तो 3 गुना 2 6 एलिमेंट आया होगा ए क्रॉस बी में। देख लो गिन के, 1 2 3 4 5 6 आया है। तो फार्मूला क्या याद रखोगे, फार्मूला क्या याद रखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गुने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहाँ गुना है, यहाँ क्रॉस है। ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होंगे, याद रहेगा। ए सेट के अंदर अगर m एलिमेंट है और एन बी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी जो सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, mn। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, 4 देगा, उधर 5 देगा, कहेगा कितने एलिमेंट हो गए ए क्रॉस बी में। ये समझ गए। एक बताए थे खुद का, मतलब अगर बोला जाए कि रिलेशन आर फ्रॉम इट सेल्फ या रिलेशन ए फ्रॉम इट सेल्फ, रिलेशन ए फ्रॉम इट सेल्फ, तो इट सेल्फ का मतलब हो गया कि बी का बी के साथ ही क्रॉस लेना है, ए का साथ ही क्रॉस लेना है। समझ गए बात को। अब देखो डेफिनेशन अब हम लोग जानने जा रहे हैं रिलेशन का। तो रिलेशन का बस एक ही डेफिनेशन होता है कि जो रिलेशन अगर डिफाइंड किया जाएगा फ्रॉम ए टू बी, अगर तुम्हें रिलेशन डिफाइंड किया जाएगा अगर ए टू बी, तो होगा क्या वो रिलेशन, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो एक वर्ड सबसेट आया, सबसेट तुम्हें समझना पड़ेगा कि सबसेट क्या होता है। जैसे कि तुम बताओ कि ए के अंदर मान लो तुम्हारे पास 3 एलिमेंट 1 2 3 था, और बी के अंदर तुम्हारा अभी एलिमेंट जो लिखे थे 6 7 था, तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आया था, ए क्रॉस बी के अंदर 1 6 आया था, 1 7 आया था, 1 के साथ नहीं आया, 2 6 आया था, 2 7 आया था, और 3 6 आया था, और 3 7 आया था, यही ना आया था। तो ए क्रॉस बी का सबसेट का मतलब हो गया कि कोई भी अगर रिलेशन दिया रहेगा तो उसके अंदर इससे कम एलिमेंट मौजूद होंगे, लेकिन होंगे तो इसी में से कोई ना कोई, 1 हो जाए 2 हो जाए कुछ भी हो जाए। यानी कि अगर हम कोई रिलेशन तुमको दे दें 1,6 और 2,7, तो ज़रा बताओ कि क्या इसका पूरा एलिमेंट इसमें मैच कर गया, 1 6 भी मैच किया और 2 7 भी मैच किया, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है कि नहीं है, यस और नो, तो बोलोगे यस। अब ये रिलेशन मान लो R1 रिलेशन था, एक रिलेशन R2 लेते हैं जिसमें हम 1 और 6 ले लेते हैं और 1 और 9 ले लेते हैं। जरा बताओ कि क्या ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है। ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एवरी एंड इच जो रिलेशन है ना वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो 1 9 इसमें तो आएगा नहीं, 1 6 आ रहा है, लेकिन 1 और 9 तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि 9 जो है वो से बी एलिमेंट से न लेना होगा, और बी के अंदर तो 9 था ही नहीं। तो रिलेशन जो डिफाइंड होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। अगर नहीं डिफाइंड, मतलब रिलेशन अगर सबसेट नहीं हुआ ए क्रॉस बी का, तो हम उसे कहेंगे कि वो सबसेट, वो रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया। हाँ, रिलेशन का यही डेफिनेशन है कि अगर रिलेशन तुम्हारा ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी, तो जो भी रिलेशन ए टू बी डिफाइंड होगा वो रिलेशन लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से। और भी एग्जाम्पल्स हैं ये तुम्हारे जो रिलेशन में लिखे जाएंगे। तो वो सारे रिलेशन R1 R2 R3 R4 R5, और एग्जाम्पल में तुम क्या मान लो, ये रिलेशन मान लो हम R3 ले लिए, इसके अंदर 1 6 ले लिए, 2 और 7 ले लिए, 3 और 7 ले लिए, तो ये पूरा का पूरा इस ए क्रॉस बी के अंदर मैच करना चाहिए, तभी सबसेट बोलेंगे। ए को बी का सबसेट कब बोलते हैं, जैसे मान लो P है, P को हम Q का सबसेट कब बोलते हैं, यदि P का सारा एलिमेंट Q के अंदर मौजूद हो। P के अंदर मान लो A B C है और Q के अंदर A B C D E F है, तो हम कह सकते हैं कि P का पूरा एलिमेंट Q के अंदर मौजूद है।
तो P सबसेट हो गया Q का। लेकिन उसी समय Q जो है वो P का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि Q में ज़्यादा एलिमेंट है जो कि P में मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गया? तो यहीं पे ये ध्यान रखना होता है कि जो भी इसका माने जो भी एलिमेंट लिखोगे उसका प्रत्येक एलिमेंट में पहला A से आना चाहिए और दूसरा B से आना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि जैसे हम इसी में एक R4 लिख देते हैं, इधर पहला एलिमेंट लिख देते हैं 9 और 1 और बाकी सब रहने देते हैं, 2 साथ भी रहने देते हैं, 3 साथ भी रहने देते हैं। तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये R4 इसका सबसेट है। क्यों? इसका एक एलिमेंट 9 1 इसके अंदर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 9 पहला सेट में है ही नहीं। समझ गए? तो रिलेशन अगर तुम्हें A टू बी डिफाइंड रहेगा तो उसमें हमेशा याद रखना कि जो भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट A से और दूसरा एलिमेंट B से मिलना चाहिए, ईच एंड एवरी। अब क्वेश्चन आता है रिलेशन में डोमेन का। डोमेन रिलेशन में क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। बात समझ रहे हो? तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझना बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन पे हम जाएंगे कि कैसे रिलेशन को पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके पहले चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख ही लेते हैं, क्योंकि वो जब देख लेंगे ना तो और आसान हो जाएगा हमारा। जैसे मान लो हमको R1 को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है, R1 को, तो R1 को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक A सेट बनाएंगे और एक B सेट बनाएंगे और ये हम कहेंगे कि ये रिलेशन R1 है, ये रिलेशन R1 है। तो A के अंदर हम क्या लिए थे, 1 2 3 और B के अंदर क्या लिए थे, 6 और 7। तो रिलेशन R1 देखो, एक किसके साथ जुड़ा है, 6 के साथ। तो एक को 6 के साथ एरो बना दो, इसी को बोलते हैं रे डायग्राम, एरो डायग्राम। और एक 6 से जुड़ा और 2 किसके साथ जुड़ा, 7 के साथ। तो 2 7 के साथ जुड़ गया, बस 3 बचा रह गया। अब अगर हमको R2 को दिखाना है तो R2 तो पहले रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि 1 और 6 और 1 9 में 9 आया ही नहीं था, तो इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब R3 की बारी आई, मान लो यहाँ पे हमारा R3 है, तो R3 के लिए क्या करेंगे, हम एक सेट A बनाएंगे, एक सेट B बनाएंगे। A के अंदर क्या रखेंगे, बोलो, 1 2 3 रखेंगे, क्योंकि सेट A में तो 1 2 3 ही आएगा, इधर 6 7 रखेंगे। अब 1 को 6 से जोड़ेंगे, 2 को 7 से जोड़ेंगे और 3 को भी 7 से जोड़ेंगे और एरो लगा देंगे ऐसे, और यहाँ ऐसे करके R3 लिख देंगे। अब R4 तो हमारा है ही नहीं रिलेशन, क्योंकि 9 पहला एलिमेंट था ही नहीं। तो एरो डायग्राम अगर समझ गए तो बस ये समझ लेना कि डोमेन को डोमेन, जी इसको रे डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एरो डायग्राम। एरो नहीं समझते हो, ARROW, एरो डायग्राम, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रे डायग्राम, एरो डायग्राम, ये सारा समझ पा रहे हो तुम, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा डोमेन और कोडोमेन और रेंज का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा। डोमेन के लिए कुछ नहीं देखना है, डोमेन के लिए आपका जो रिलेशन दिया रहेगा उस रिलेशन का पहला एलिमेंट सब लिख देना, बस उस रिलेशन का पहला एलिमेंट को लिख देना। अगर रिलेशन कुछ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है तब पहला एलिमेंट को लिख देना। जैसे हम बोले कि डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि R3 का डोमेन बताओ, क्या बताना है, R3 का क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो इसका पहला एलिमेंट कौन है, 1 2 और 3 है, तो 1 2 3 आ जाएगा, समझे। और हम बोले कि R1 का डोमेन बताओ, तो R1 का डोमेन क्या होगा, R1 का पहला एलिमेंट देखो, 1 और 2, 3 होगा, नहीं होगा। R1 का डोमेन में 3 नहीं होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट 3 नहीं है। और यहाँ भी देखो, रे डायग्राम से अगर बोला जाता है तो कहा जाता है कि जो एसोसिएटेड है ए के अंदर का, जो भी एसोसिएटेड है वो डोमेन कहलाएगा, जो एसोसिएटेड नहीं है वो डोमेन में नहीं आएगा। बहुत लोग का कहना होता है कि सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कह देते हैं, वो गलत है। बहुत लोग बोलते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना कि सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन नहीं कहते हैं, जो जुड़ा रहेगा वही डोमेन में आएगा। जैसे यहाँ तीनों जुड़ा था, 1 भी 2 भी 3 भी, जबकि वहाँ पे केवल 1 और 2 जुड़ा हुआ था। बात समझ गए? तो डोमेन हम किसे कहते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। सेट ए के उसी एलिमेंट को केवल कहते हैं जो बी से जुड़ा रहता है। तो आप कह सकते हो कि जो भी रिलेशन का हमसे डोमेन पूछेगा उस रिलेशन का पहला एलिमेंट लिख देंगे, कोई भी जो भी रिलेशन होगा।
कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका एवरी एंड ईच एलिमेंट जुड़ा ही हो। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में देखे भी थे कि R1 में केवल 1 और 2 जुड़ा था, 3 जुड़ा हुआ ही नहीं था। तो ये हो गया डोमेन। अब आता है कोडोमेन। क्या आता है? कोडोमेन। कोडोमेन को किससे जुड़ा है किससे नहीं जुड़ा उससे मतलब ही नहीं होता है, बस उसे मतलब होता है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखा गया है कि रिलेशन बी टू ए लिखा गया है। उसको किससे मतलब होता है? रिलेशन ए टू बी लिखा गया है कि बी टू ए लिखा गया है। अगर रिलेशन ए टू बी लिखा गया होगा तो बी वाले बाद वाले सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलेशन ए टू बी लिखा गया है तो बी सेट को हम लोग क्या कह देंगे? कोडोमेन। तो बी सेट के अंदर क्या है हमारा? यहाँ पे 6 और 7 है, तो ये क्या कहला जाएगा? कोडोमेन। और रिलेशन अगर ये कब होगा? जब रिलेशन ए टू बी लिखा गया हो। हम लिख भी देंगे यहाँ पे, अगर रिलेशन बी टू ए लिखा गया हो तब ए सेट के एलिमेंट को क्या कहेंगे? कोडोमेन। उससे जुड़ाव से मतलब नहीं है। अब रेंज की बात आती है कि रेंज किसे कहते हैं, है ना? किसकी बात आती है? रेंज की। तो रेंज में जो होता है वो बी सेट का एलिमेंट सारा नहीं होता है। जैसे कि हमने बोला डोमेन के लिए कि जो जुड़ा हुआ रहेगा ए सेट के अंदर वो डोमेन कहलाता है, उसी तरह से रेंज में क्या होता है कि बी सेट का एलिमेंट को रेंज कहेंगे, लेकिन किसको? जो जुड़ा होगा। यानी कि रिलेशन में अगर देखा जाए तो सेकेंड एंट्री को रेंज कहते हैं। जो भी रिलेशन होगा उसका सेकेंड एंट्री को रेंज कहेंगे। जैसे कि हम अगर R3 का रेंज तुमसे पूछे तो R3 का रेंज 6 है और 7 है। अब कहोगे कि 6 है 7 है फिर 7 है सर, तो आपको मालूम होगा कि एक ही नंबर को बार बार नहीं लिखा जाता है सेट में। अगर आप सेट में 6 और 7 लिख दिए तो 6 7 7 7 7 7 1000 बार भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 और 7 उसमें आ गया तो आ गया, है ना? ये सेट थ्योरी में आपने सीखा है। अब जरा बताओ कि अगर हम तुमसे R1 जो लिखा हुआ सेट था हमारा, कहाँ है? R1 कहाँ है? मिटा दिए का? नहीं, इधर है। अब बताओ इस R1 का रेंज क्या है? 6 और 7 ही है। तो कोई भी अगर मान लो तुम्हारे पास सेट दिया गया हो, कोई भी रिलेशन दिया गया हो, उसका जैसे मान लो हम बी सेट में हम दे दिए हैं 1 2 3 4 5 और ए के अंदर दे दिए हैं मान लो 7 8 और 2 3, ये दे दिए हैं। अब हम बोलेंगे कि एक रिलेशन लिखा गया है हमारा कुछ इस तरह से 7 2, ठीक है ना, 7 4 और 8 3, इस तरह से। अब हम बोलेंगे कि इसका रेंज बताओ, तो रेंज क्या होगा? इस सेट का इस रिलेशन का रेंज पूछ रहे हैं। 2 4 3 होगा, 2 4 3 होगा। अब अगर हम तुमसे डोमेन पूछे कि डोमेन क्या होगा, 7 और 8 होगा। और अगर हम तुमसे कोडोमेन पूछे तब रिलेशन ए टू बी ही लिखा गया है ना, तो ए टू बी लिखा गया है तो बी सेट के एलिमेंट का पूरा सेट कोडोमेन में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा सर। पूरा 1 2 3 4 5 पूरा हो जाएगा। क्या ये समझ गए? यस सर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यस सर। अब देखो रिलेशन के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है हमें। अब आता है हमारा फंक्शन, ठीक है? अब जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन हमें पढ़ना है, और फिर उसका डोमेन रेंज को डोमेन पढ़ना है। तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है सिंपल, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब इसको ऐसे ही बोल दिए, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि रिलेशन जो होता है वो कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकता है, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में कुछ स्पेशल होगा तब फंक्शन होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, ये भी दिमाग में रखना। एवरी एंड ईच रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज कॉल्ड रिलेशन। तो जरा सा हम फंक्शन समझते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, क्योंकि अगर एक्चुअल में हम समझ जाएं कि फंक्शन क्या होता है तो हमारी सारी कहानी खत्म हो जाएगी, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो फंक्शन को समझना बहुत आसान है। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, लेकिन उस फंक्शन में कहानी क्या होती है उसको समझनी ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा आप हमें कोऑपरेट करें, बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप चाह के भी भूला नहीं पाओगे फंक्शन को। अगर सोचोगे कि हम फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह भूल जाएं तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ कुछ इस तरह से हम समझाएंगे आपको। देखो फंक्शन में क्या होता है कि जैसे रिलेशन होता है उसी तरह से फंक्शन होता है।
जैसे एक सेट ए रहेगा जिसके अंदर एक दो या कह सकते हो कि ए बी सी एक 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी रहेगा जिसके अंदर मान लो पी क्यू है ना, आर और एस मान लो ये एलिमेंट है। तो ये जो अगर हम बोलेंगे कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बताओ कि पहले है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन में क्या करना तुम, फंक्शन में एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे भी समझाते हैं कि किसी भी चीज़ का फंक्शन अगर ठीक नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है। सर जी बताइए। थोड़ा मुझे को आवाज बहुत देखिए आप ऐसे फंक्शन को समझिए कि जैसे क्या आप कभी अपने घर में स्विच लगाते हैं, स्विच तो कोई ना कोई उसका फंक्शन होता है। जैसे कि आपने फ़ैन का स्विच लगाया होगा, फ़ैन चालू होगा, एसी का स्विच लगाया होगा, एसी चालू होगा ना, फ्रिज का स्विच लगाया होगा, फ्रिज चालू होगा, कूलर का स्विच लगाएंगे, कूलर चालू होगा, बल्ब का स्विच लगाएंगे, बल्ब चालू होगा, रेफ्रिजरेटर का स्विच लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर चालू होगा। समझ रहे हैं आप? क्या कभी आपने ऐसा कोई स्विच लगाया है घर में कि एक स्विच चालू करें और बल्ब भी जल जाए, कूलर भी चल जाए, हीटर भी चल जाए, रेफ्रिजरेटर भी चल जाए, वॉशिंग मशीन भी चल जाए, सब चल जाए? ऐसा कभी आप स्विच लगाना चाहेंगे घर में? नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि सारा कहानी गड़बड़ हो जाएगी। एक चालू करे सब चालू हो गया, उस काम को जरूरत ही नहीं, वो जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब बोला जाता है कि इसका फंक्शन खराब है। अगर कभी भी एक चीज का जुड़ाव, एक स्विच ऑन किए सब चालू हो गया, चाहे एक से अधिक चालू हो गया, यूनिक नहीं चालू हुआ, जिसके लिए उसको बनाया गया अगर वो नहीं चालू हुआ, उससे अधिक चालू हो गया, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है, वो रिलेशन से जोड़ दिया गया लेकिन उसका फंक्शन ठीक नहीं है। या फिर आप ऐसा चाहोगे घर में कि 10-15 को स्विच ऐसा लगाए रहे बस टिप टॉप करता रहे, उसका कोई फंक्शन ही नहीं हो। अब जैसे स्विच लगाते हो ना तो ऐसा सोचोगे कि 2-4 को ऐसा स्विच लगा दे बस उसको टिप टॉप से मतलब हो, उससे कुछ ऑन वगैरह ना हो, चाहोगे? नहीं चाहेंगे। हर स्विच का कोई ना कोई काम होगा तभी तो स्विच लगाएंगे, फालतू का घर में क्यों स्विच लगाएंगे भाई? तो ये समझना है कि हर स्विच का कोई ना कोई काम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई फालतू का स्विच रहेगा तो भी हम कहेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे तुम्हारा मोबाइल ही है, क्या मोबाइल में तुम ऐसा चाहोगे कि 2-4 को बटन ऐसा हो जिसका कोई वर्क ही नहीं हो जिंदगी में? नहीं चाहोगे ना, उसका कोई यूज ही नहीं है उस बटन का, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से समझना फंक्शन को थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड वे में समझाते हैं तुम्हें। जैसे हम उस समय क्या समझा रहे थे, अभी जो समझा रहे थे वो क्या समझा रहे थे कि एक स्विच मान लो ए है, उससे पी भी चालू हो जाए और क्यू भी चालू हो जाए, ये नहीं चाहेंगे हम, ये नहीं चाहेंगे हम। एक स्विच का एक ही फंक्शनिंग हो, तो ये फंक्शन नहीं है। एक ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और हम बोले थे एक और डेफिनेशन तुम्हें दिए थे, मान लो कि ए के अंदर ए है, बी है, सी है, और मान लो ये है पी है, क्यू है, आर है, और इधर तुम्हारा एस है। हम बोले कि ए पी से जुड़ जाए और बी जो है वो आर से जुड़ जाए और सी को रहने दो, तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि सी स्विच का कोई काम ही नहीं है। अब जब सी स्विच का कोई काम नहीं है तो बी ये फंक्शन नहीं है। अब ये थोड़ा लेंदी हो जाता है समझना बच्चों को, एक इंटरेस्टेड वे में समझाते हैं, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आप सेट ए के एलिमेंट को मान लेना सन, क्या मान लेना? सन। और सेट बी के एलिमेंट को क्या मान लेना? फादर। सेट ए के एलिमेंट को मान लेना सन, सेट बी के एलिमेंट को मान लेना फादर, और तब देखना, अब बोलो कि फंक्शन ए टू बी है कि नहीं। क्या तुम कभी ऐसे कोई पिता देखे हो, सॉरी एक ऐसा बच्चा देखे हो जिसका 2 पिताजी हैं? अरे ए बच्चा का 2 पिता हो रहे हैं, पी भी और क्यू भी, संभव है? एक बच्चे का 2 पिता नहीं हो सकते हैं, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या तुम ऐसा कभी देखे हो कि एक ऐसा बच्चा सी है जिसके कोई पिता नहीं हो? सी बच्चा किसी भी से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। मतलब सी एक ऐसा बच्चा है, सन है, जिसका कोई फादर ही नहीं है। तो यही तो वो स्विच था जिसका कोई काम ही नहीं था, यही तो एक स्विच था जिसका 2 से जुड़ा हो जा रहा था। तो एक ऐसा बच्चा जिसके 2 पिता हो, ये संभव नहीं है। तो फंक्शन को ऐसे ही पहचाना जाता है, फंक्शन को ऐसे ही पहचाना जाता है, ठीक है। अब जरा बताओ, अब हम तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और तुम हमें बताना कि पहले ये फंक्शन है कि नहीं है, समझे? पहला बताओ कि पहला फंक्शन है कि नहीं है? है।
3 भी 7 से जुड़ा है और 4 भी 7 से जुड़ा है, दो को चीज। का तो नहीं कर सकता है ना, अच्छा क्या बोले? एक बाप का दोनों का हो सकता है ना जी, 3 4 जो बच्चा है उसके कई पिता हो सकते हैं, 2 बच्चे का 1 पिता संभव है, और कोई सब कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब बताओ ये वाला है कि नहीं? ये भी है। ये सब्जेक्ट लेकिन सर डेट फिर खाली है तो वो नहीं था, कंफ्यूज कर रहा है। तो ये तो सन था ना। यस सर, फादर था। तो ऐसा नहीं दुनिया में होता है कि फादर हो जिसके कोई पुत्र नहीं हो? होता है सर। तो ठीक तो है, फंक्शन है, क्या दिक्कत है ना? ऐसे फंक्शन फंक्शन है। ये बताओ, ये भी है। ये नहीं है। मुझे सर ध्यान से देखना, हाँ नहीं है। 11 ऐसा बच्चा है, दुनिया में आया कहाँ से? जुड़ाव नहीं ना हुआ। ये सर नहीं है, वो थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी तुमको पहचानना हो कि ए टू बी फंक्शन है कि नहीं है कि नहीं है, तो ये देखना कि ए सेट का अंदर अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तब, अगर तुम्हें फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तब, क्योंकि कभी कभी फंक्शन बी टू ए होता है, तो बी टू ए में बी से रे निकलेगा ए के तरफ, तो बी बनेगा फादर और ए बनेगा सन। सॉरी गलती बोल दी है, अगर बी टू ए होगा तो बी बनेगा सन और ए बनेगा फादर, क्योंकि पहले सन होता है फिर फादर होता है, ठीक है। तो अगर ए का सारा एलिमेंट जुड़ना चाहिए किसी न किसी से, कोई खाली रह जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम, क्योंकि ए सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट खाली रहा तो ऐसा माना जाएगा कि एक ऐसा बच्चा है जिसके कोई पिता नहीं थे, तो फाइव फंक्शन नहीं है। और अगर इसका कोई भी एक एलिमेंट उधर 2 एलिमेंट से जुड़ गया, चाहे 2 से अधिक एलिमेंट से जुड़ गया, क्या बोले, इसका कोई भी एक एलिमेंट 2 से जुड़ गया चाहे 2 से अधिक से जुड़ गया, इसका मतलब हुआ कि एक बच्चे का 2 पिता हो गए, तो वो भी संभव नहीं है। क्या ये रिलेशन है जो हम अभी बता रहे हैं सारा, क्या ये रिलेशन है? हाँ रिलेशन है, रिलेशन से संभव है, रिलेशन से संभव है, मालूम है ना? अरे रिलेशन से संभव है। ऐसा संभव है। हाँ जैसे कि एक ही मतलब ये जो हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा, जैसे हम बोले थे कि एक का जुड़ाव 2 से हो जाए, तो ऐसा है, वैसे मान लो 1 है 2 है तो 3 है 4 है 5 है, तो 1 का ऐसे जोड़ दिए और 1 का 4 से भी जोड़ दिया और 2 का 5 से जोड़ दिए, तो एक बच्चा था जिसके 2 पिता थे, तो बड़े पापा हो सकते हैं ना, एगो चाचा एगो बड़े पापा, तो रिलेशन में ही ना लगते हैं, रिलेशन में ही ना पापा लगते हैं कि वास्तव में है। तो रिलेशन में संभव है, रिलेशन ये सारे हैं, फंक्शन सारे नहीं है, इसीलिए बोला गया कि अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, यानी कि कोई स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा तभी फंक्शन होगा, पूरा रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हो जाएगा, समझ गए ना? बोलो। अब आ जाता है डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है। डोमेन किसे कहेंगे? सेट ए के उस एलिमेंट को जिससे जुड़ा हुआ है। अब जरा हमें बताओ कि क्या सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटेगा? अगर सेट ए का एलिमेंट अगर कोई छूट जाएगा तब तो एक ऐसा बच्चा रह गया ना जिसके कोई पिता नहीं थे। तो इस कहानी में, रिलेशन वाला कहानी में नहीं, फंक्शन वाले कहानी में, हम सेट ए के सारे एलिमेंट को, अगर फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, तो ए सेट के सारे एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, क्योंकि भैया ये फंक्शन है और ये फंक्शन है तो ए का कोई भी एलिमेंट बचेगा ही नहीं, जुड़ा रहेगा ही रहेगा। और हम बताए थे रिलेशन में कि जो जुड़ा रहता है वही हमारा डोमेन में आता है, सेट ए का एलिमेंट। जी बताइए। अभी तो ये हो तो बी को हम मान लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हारा फंक्शन बी टू ए लिखा गया है तो बी को डोमेन मानोगे। क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं कोडोमेन पे, पहले आते हैं कोडोमेन पे। कोडोमेन को क्या है, फंक्शन लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, अगर सॉरी फंक्शन क्या है उससे मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि वो ए टू बी लिखा गया है कि बी टू ए लिखा गया है। अगर ए टू बी लिखा गया है तो बी के सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन कह देंगे, भले वो जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। लेकिन रेंज के लिए ऐसा नहीं है, रेंज के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि बी सेट के एलिमेंट को ही रेंज कहेंगे, लेकिन उस एलिमेंट को जो किसी न किसी ए के सेट से जुड़ा हो।
जैसे कि यहाँ 8 नहीं जुड़ा हुआ है, बी सेट का एलिमेंट 8 नहीं जुड़ा हुआ है, तो 8 हमारे रेंज में नहीं आएगा। वैसे तो ये फंक्शन ही नहीं है पहले, बाकी सब रेंज हो जाएगा। हाँ बाकी सब रेंज हो जाएगा। वैसे ये फंक्शन ही नहीं है, वैसे ये फंक्शन ही नहीं है, तो डोमेन रेंज की बात नहीं उठेगी इसमें। 11 ही ना जुड़ा था, ये सर इसमें डोमेन रेंज वाला कोड में कुछ भी नहीं। पूछेगा ही नहीं तुमसे, नॉट डिफाइंड लिख देंगे, ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अब इसमें बताओ, इसमें तुम्हारा रेंज क्या होगा? 5 6 7 सब हो जाएगा क्योंकि सब जुड़ा है। इसमें बताओ केवल 9 होगा क्योंकि 8 जुड़ा हुआ नहीं है, केवल 9 होगा। तो बस ये देख लेना कि कौन जुड़ा है, बी सेट का वो एलिमेंट को रेंज बोल देंगे। क्लियर हो गया? सर कोड में बी टू ए दिया है तो ई वाला हमेशा एलिमेंट हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा फंक्शन अगर बी टू ए दिया गया है तो ए सेट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। बी सेट को क्या बोलेंगे? डोमेन। और रेंज कोड डोमेन का कुछ ऐसे पार्ट जो जुड़े हो। तो जरा बताओ, क्या हम लोग ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोड डोमेन? रेंज का पूरा एलिमेंट कोड डोमेन में मिल जाएगा, यस सर। क्योंकि रेंज तो मिलेगा बी से ही ना। यस सर। तो रेंज का पूरा एलिमेंट कोडोमेन में तो मिलेगा ही। कोडोमेन अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कोडोमेन से ज़्यादा नहीं होगा। रेंज कभी भी कोडोमेन से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, समझ में आ रही है बात?